हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना योद्धा बैच, जो कि हमने जीएस के लिए स्टार्ट किया सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपके यूपीएससी का हो, एसएससी का हो या फिर सीडीएस और एनडी हो। ठीक है, तो आइए फटाफट आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो नंबर कौन सी है? आप दूसरी नंबर की वीडियो है, और हम कोशिश करेंगे कि लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा उसको भी हम लोग कंटिन्यू करके आगे के चलें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? विल्लू बट्टू were performed narrated stories through the songs with the villu or blow as the main instrument is a folk dance of which state? कौन सी स्टेट का? झारखंड का है, तेलंगाना का है, तमिलनाडु का है और गुजरात का है। देखो, अगर मैं गुजरात से बात करूँ तो गुजरात तो सभी को पता हो, उसका कौन सा होता है? गरबा होता है। ठीक है, ये देखो, जब भी विल्लू पट्टू आ गया तो ये डांस होगा अपना तमिलनाडु का। ठीक है, और मैं अब देखो, जब भी आपको डबल ट दिखे, आज के बाद से याद रखना, क्योंकि अब मैं डांस फॉर्म कंटिन्यू कराऊंगा। जब भी आपको डबल ट दिखे तो वो ज़्यादातर डांस होगा या तो वो केरला का होगा या तो वो तमिलनाडु का होगा। इन दोनों में से कोई एक स्टेट का वो हो रहा होगा, इन्हीं दो में से एक स्टेट का। तो यहाँ तो आप इजीली एडमिशन कर सकते हैं अगर डबल ट का आपको मतलब पता रहता है। चलिए, और डांस के बारे में आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज से अपनी डिक्शनरी बनाना एकदम डांस की स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखो, पहले हम लोग बात करेंगे तेलंगाना। देखो, तेलंगाना आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश से टूटा हुआ है। तो देखो, आंध्र प्रदेश को हम कैसे याद रखते हैं? अंधा आदमी। ठीक है, फिर देखो हिमाचल प्रदेश का है ना, तो हिमाचल प्रदेश का हम लोग कैसे याद रखेंगे? हिमाचल प्रदेश का होगा कि हेमा और आंचल। हेमा और आंचल। ठीक है, हिमाचल, ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हेमा और आंचल, तो इसको आप कैसे याद रखोगे? इसको याद रखने की ये ट्रिक रहती है कि हेमा और आंचल बहुत ज़्यादा नॉटी है। ठीक है, नॉटी डांस हो गया उसका। ठीक है, ढांगी, बहुत ज़्यादा ढोंग करती हैं। छपेलियाँ मतलब छापा मारने चल जाती हैं। ठीक है, चंबा है, मतलब कि किसी के घर में भी एक साथ जाकर चम्मच चुम्मच बजा के चंबा लेकर चल जाती है। कौन? हेमा और आंचल। तो हेमा और आंचल क्या है? नॉटी है, ढांगी है, छपेलियाँ चल जाती हैं अपने डॉग को लेकर छापा मारने किसी के घर में। ऐसे करके भी आप ऐसे कर, जोरा जोर जोर से जाती है छापा मारने। ठीक है, और जोरा के साथ थाली भी लेकर जाती है अपना। ठीक है, तो ये सब डांस कहाँ के हैं? ये अपने हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अपने ऐसे डांस याद रख सकते हैं। और तेलंगाना, जो तेलंगाना वाला स्टेट है, ये आपको कौन कौन सी जगह से अलग हुआ है? ये जो जो आपके तेलंगाना वाला पार्ट है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तो आंध्र प्रदेश को आप कैसे याद रख सकते हो कि अंधा आदमी। ठीक है, अंधा आदमी क्या होता है? एकदम ढिमसा चलता है। ठीक है, ढिमसा चल रहा था, फिर वो घर आया और अपने आप आकर वाइफ को बोलता है कि बोनालू, बोनालू, मारुति। ठीक है, मारुति जैसे उधर नाम हुआ। ठीक है, तो ढिमसा, बोनालू, लंबडी। ठीक है, लंबडी, ये सब कहाँ के डांस है? ये सब अपने तेलंगाना के डांस है। ये हो गए, ढिमसा हो गया आपका। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? डोपू होता है। और भी डांस हम लोग यहाँ से रिकॉल कर सकते हैं। डोपू हो गया। ठीक है, ढिमसा हो गया, बुनालू हो गया, लंबड़ी हो गया, डोपू हो गया। ठीक है, और हो गया होगा ढिमसा। चलो, इतना अभी आज के लिए इतना रखते हैं पहले। ठीक है, दो डांस हमने देखे कि हिमाचल प्रदेश के कौन से डांस है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हमने, क्योंकि वो दोनों अलग अलग है, तो ये डांस आपके आंध्र प्रदेश में भी आपको दिखने को मिलेंगे। ठीक है ना, ढिमसा, बोनालू, ठीक है, लंबड़ी, और यहाँ पे नाटी है, ढांगी है, छपेलिया है, चंबा है, जोरा है, थाली। ठीक है, ये सब आपको डांस, फोक डांस याद करके चलते रहना है। ठीक है, फोक डांस से। ठीक है, यहाँ के मैंने आपको बता ही दिए किसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, जो जैसे बल्लू बट्टू का ये होता है। ठीक है, ऐसे करके ये लोग बैठे रहते हैं एक साथ, ऐसे बहुत सारे, जैसे राजा भैराचा टाइप, वैसे। ठीक है, डॉलर बहू इज दी इज रिटन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑथर? किसके द्वारा लिखा गया है? किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है, सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है, अनुराधा रॉय के द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया अपना सुधा मूर्ति के द्वारा। ठीक है, सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। देखो, अब सुधा मूर्ति जी की अगर थोड़ी मैं बात कर लूँ, तो इनको जो पद्म श्री मिला था वो 2016 में मिला था। ठीक है, और इनको पद्म विभूषण मिला था, वो मिला था 2023 में। ठीक है, और 2024 में इनको अध्यक्ष भी चुन चुन लिया गया था, अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष मतलब किसी पार्टी में चुन भी ली गई थी। ठीक है, और इनकी अभी मतलब और बुक्स की थोड़ी बात करते हैं, सुधा मूर्ति से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनकी कुछ और बुक्स की बात करूँ तो इनकी एक बुक है जिनको बोलते 300 टाके। टाके को क्या बोलते हैं? स्टिचेस। ठीक है, और इनकी और एक बुक है, ये द सर्कल ऑफ द लाइफ, द सर्कल ऑफ लाइफ, ये भी इन्हीं की बुक है। ठीक है, तो इनके अभी आप दो बुक याद रखिए ये, क्योंकि यहाँ पे ये थे ना ये। ठीक है, और उसके बाद हम लोग थोड़ी बात करें किरण देसाई की। देखो, किरण देसाई की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक, मतलब मान के चलो कि लाखों बार उससे सवाल आया हुआ। किरण देसाई की, उनकी बुक का नाम है, उनकी बुक का कौन सा नाम है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इन
इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इनकी बुक का नाम है। उसके बाद अब किसकी बात कर लेते हैं, एक बुक इनकी मैंने आपको बता दी। देखो ये सब मेन बुकें हैं जो आपको याद रख के चलनी है, ठीक है। और अनिरुद्ध रॉय की अगर मैं बात करूँ तो इनका होगा हाँ, इनकी बुक का नाम था कि स्लीपिंग ऑन जुपिटर, स्लीपिंग ऑन जुपिटर इनकी बुक का नाम था, ठीक है। और अरुंधति रॉय की अगर मैं बात करूँ तो अरुंधति रॉय की बात करूँ तो इनकी बुक का नाम है अपना, सबसे पहले जो इनकी बुक थी जो बहुत ज़्यादा वो थी, जो आई थी, ये थी आपका डॉलर बहो की दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस होगी दी सर्कल। ये तो आपको एकदम माइंड में क्लियर करके चलना है कि ये सब इन्हीं की बुक है, ठीक है। क्योंकि ये सब बुक ऐसी बुक है ना जो बहुत बार ज़्यादा बार एग्जाम में आ रखी है। मतलब आप मतलब इसको काउंट भी नहीं कर सकते इतने बार ये बुक में आए, वो आए होंगे पेपर में। इनका एक बुक की नाम है आपका डॉक्टर एंड सेंट, एक बुक का नाम है जिसको अभी मैं रिकॉल शायद नहीं कर पा रहा हूँ, कौन सी थी, एक सेकेंड रुकना बस, ठीक है। ये पहले यहाँ से दूसरी की द लॉस ऑफ, हाँ, इनकी इनकी बुक का नाम था ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है। तो इतनी बुक्स अभी आज के लिए आपको याद करके चलनी है, ठीक है। किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अनिरुद्धि रॉय की डॉक्टर एंड सेंट, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। फिर अब देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द कैप्टन कूल इन इंडियन क्रिकेट टीम, जिसको कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, एम एस धोनी जी को जाना जाता है, जिनको इनका और क्या नाम है, माही है, ठीक है। इनका और क्या है, इनको बुलाते हैं थाला, बुलाते हैं थाला फॉर अ रीज़न, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इनका कौन सा नंबर है कि जो 7 है ना, 7 नंबर है ना इनका जर्सी का नंबर, ठीक है। चलिए आज सबके नाम याद कर लेते हैं कि सबके मतलब निकनेम से क्या उन्हें बुलाया जाता था। कपिल देव को बोला जाता था अपना हरियाणा हीरो, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर को तो सभी को ऑलमोस्ट पता ही होगा, मास्टर ब्लास्टर, ठीक है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ये हो गया। और अब विराट कोहली की जैसे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं विराट कोहली की बात करूँ तो विराट कोहली को क्या बोला जाता है, विराट कोहली को बोला जाता है चीकू, ठीक है। ए पी डिविलियर्स को बोला जाता है मिस्टर 360, ठीक है। ग्लैन मैक्सवेल को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है दी बिग शो, दी बिग शो, ठीक है। और रविंद्र जडेजा को बोला जाता है रॉक स्टार, और शिखर धवन को क्या बोला जाता है गब्बर, ठीक है। तो ये सब नाम भी आपको याद करते हुए चलना है एकदम, क्योंकि क्या पता है कई बार क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि इनके निक नेम से पूछ लिया जाता है कि सवाल इनका निक नेम क्या है। अभी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए थे उसमें ये बहुत ज़्यादा सवाल आए थे, ठीक है। मतलब हद से ज़्यादा आप बोल सकते हो। अभी के लिए इतना ही रखते हैं इसमें, इस वाले में तो ये हो गया है ना। फोर्थ है दी फॉलोइंग वर्ड्स आर गिवन इन दी सीक्वेंस इन विच दे आर बीन गिवन इन दी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन इन चार ऑप्शन में से, इन तीन ऑप्शन जो दे रखा है, चौथा नॉन ऑफ दिस है, इन चारों में से कौन सा एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में लग रखा है जिस हिसाब से अपने प्रियम्बल में मेंशन है। इसके बाद मैं आपको प्रियम्बल दिखाऊंगा, अपना प्रियम्बल दिखता भी कैसा है। सबसे पहले अगर प्रियम्बल की बात छिड़ गई है तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें बताना चाहूँगा। प्रियम्बल हमने कौन सी कंट्री से लिया है, हमने लिया है यूएसए से, ठीक है। पर जो प्रियम्बल की कभी पूछे कोई हमने प्रियम्बल लिया कहाँ से, वो तो आप बोलोगे, बट अगर मैं उससे पूछूँ कि आप हमने उसकी लैंग्वेज कहाँ से ली है, तो उसकी लैंग्वेज हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। इतना बात भी आपको ध्यान में रख के चलना है, किससे लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। यूएसए से तो हमने प्रियम्बल लिया, बट ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, उसकी लैंग्वेज ली है प्रियम्बल की। और इसका देखो सोवियत सोशलिस्ट, और देखो इसको मैंने कैसे याद किया था, एस डी सी, ठीक है। तो देखो एस एस कहाँ आपको 3 एस दिख रहे हैं, यहाँ पे है नहीं है, पहला गलत। यहाँ पे 2 है, एक नहीं है, ये गलत। यहाँ पे 3 है, नहीं है, ये गलत, ठीक है। तो देखो सोवियत सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, और जो इसमें जो सोशलिस्ट और सेकुलर होता है ना, इसको आपने जोड़ा है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, ठीक है। और इसी को देखो अभी कभी भी याद रखे, अगर आपने बोला कि आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी को बोला जाता है, ये है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इतना भी आपको ध्यान से समझ के चलना है। अगर मैंने कभी भी आपसे पूछा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से लिया था, तो बोले 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये जैसे ये अपना भारत का क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण, देखो मतलब सभी एक साथ संपूर्ण, मतलब हो गया सोरविन सोशलिस्ट सेकुलर, देखो एसएससी वाला आ गया ना, एस एस एस, और फिर डीसी डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है।
देखो यहाँ से स्टार्ट होते हैं अपने प्रियम्बल की बात, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और यहाँ पे क्या होता है, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसकी स्टार्टिंग होती है। और सोशलिस्ट, सोरविन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इस सीक्वेंस में ये चलता हुआ चलता आप देखिए, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी अब, ठीक है, क्योंकि हम बहुत लोगों को प्रियम्बल के बारे में नहीं पता रहता। और यूएसए से हमने लिया है, और इसी के साथ हमने क्या किया, इसको यूएसए और लैंग्वेज हमने कौन सी लिया, ऑस्ट्रेलिया की ली है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा इसमें से आता है जो सेवेंथ शेड्यूल के अंदर आता है, ठीक है। सेवेंथ शेड्यूल के अंदर कौन सा आता है, अगर मेरे को आपसे पूछूं तो कौन सा आता है वो, पब्लिक ऑर्डर आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड्स एंड वेट एंड मेजर आता है, या तो हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज आती है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन आता है। तो इसमें कौन सा आता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स आते हैं सेल्फ। देखो अब यूनियन लिस्ट की बात होगी तो आप समझते हैं कि इंडिया में कितने तरह की लिस्ट पाई जाती है, पहले ये जानते हैं, ठीक है, लिस्ट, ठीक है। तो देखो बेसिकली इंडिया में पाई जाती है 3 तरीके की लिस्ट, कितने तरीके की लिस्ट, 3 तरीके। देखो मैं आराम से चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़े लोगों का कमेंट आया था कि वो भाई आप बहुत तेज चलते हो, हाँ, तो थोड़ा स्पीड नॉर्मल करके चलते हैं आज, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका यूनियन लिस्ट, ठीक है। फिर आपका आता है स्टेट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट आता है। फिर आपका आता है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। 3 लिस्ट पाए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। और अगर मैं इनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ की बात कर लूँ तो देखो, आ, पहले जो यूनियन लिस्ट होते थे, देखो यूनियन लिस्ट एकदम सेंटर की लिस्ट होती है, मतलब इसमें अगर आपको नहीं भी पेपर में समझ आ रहा तो बस आप ये देखना सारी जो मेन चीज़ें होंगी वो इसी में आएंगी, अभी मैं लिखूंगा सब में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। पहले देखो, पहले की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 100 थी, ठीक है, पर सी से समझ आना करंट लिख रहा हूँ तो करंट में इधर 97 है, सी का मतलब करंट, ठीक है। और अगर मैं पहले की बात करूँ तो इसमें पहले कितनी थी, 66 थी, पर करंट में कितनी है, 59 है, ठीक है। और इसमें मैं बात करूँ तो इसमें पहले 47 थी, और करंट की बात करूँ तो इसमें करंट 51 है, ठीक है। देखो यूनियन लिस्ट के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर डिफेंस की चीज़ें आती हैं, देखो डिफेंस एकदम मेन चीज़ है। आर्म्स एंड एनुमेशन आते हैं, देखो डिफेंस आप क्या कर सकते हो, आर्म्स एंड एनुमेशन भी याद कर सकते हो, ठीक है। आर्म्स एंड एनुमेशन हो गए, डिफेंस हो गया, आर्म्स एंड एनुमेशन हो गए। एटॉमिक एनर्जी हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया। इंटरस्टेट माइग्रेशन हो गया, जैसे आप कोई भी इंटरस्टेट माइग्रेशन कर रहे हो तो उसका प्रूफ उसका, ठीक है, इंटरस्टेट माइग्रेशन हो गया, ठीक है। जो भी आपकी, मतलब मान के चलो ऐसे हो गए, रेलवे हो गया, ठीक है, रेलवे हो गए, आपका एयरवे हो गए, ठीक है, आपकी करेंसीज हो गई, कि करेंसीज में एक्सचेंज जो नहीं रहता वो सब, ठीक है। और फिर आती बात किसकी कर रहे हैं अब आती स्टेट लिस्ट में क्या आता है, देखो ये स्टेट लिस्ट में आता है लिक्योर, लिक्योर मतलब क्या है, शराब, ठीक है। फिर इसके लाइब्रेरी आती है इसी में, ठीक है। जैसे पब्लिक सेक्टर में नहीं देखे हो कि पब्लिक सेक्टर में कौन से आ जाते हैं, पुलिस आ जाता है। पर पुलिस में आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है कि जो दिल्ली पुलिस होती है वो क्या होती है, वो सेंट्रल पुलिस होती है। इसमें दिल्ली पुलिस को आपको नहीं इंक्लूड करना है क्योंकि दिल्ली पुलिस होती है वो सेंटर में आती है। बाकी जो भी होगी, यूपी पुलिस होगी, एमपी पुलिस होगी, हरियाणा पुलिस होगी, तो इनका अलग से एक वो रहता है, ठीक है। इसमें आप 3 4 चीज़ें बस याद रख के चलो, आपको मेन फर्स्ट वाला याद रह गया ना, बस आपको सारे याद रह जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका आता है इंसॉल्वेंसी हो गई तो आपकी इंसॉल्वेंसी एंड इनकरप्ट। फिर आएगा इसके अंदर ही आएगा फैमिली प्लानिंग आएगा इसके अंदर, ठीक है। और एक्सेट्रा मान के चलो कि फैमिली प्लानिंग और जो भी आपके पार्क बिजनेसेस हो गए, आपके एजुकेशन जो भी होगा वो भी इसी में आएगा आपका, ठीक है। जो आपका एजुकेशन होगा, एजुकेशन के लिए तो आप फैमिली करते हो, आपके मान के चलो आपके लोन्स हो गए, ठीक है। तो इतना भी मतलब बेसिकली आपको इतना याद करके चलना है, जिसमें कुछ भी लिस्ट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो मैं आपको इसी में करा दूंगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो या तो लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन वार्म करंट, जो कि अभी रिसेंटली आप देखोगे पूछा गया है। तो देखो अपनी पूरी कंट्री में 2 तरीके की करंटें पाई जाती है, पहले आप ये समझो। एक होती है वार्म करंट और एक होती है कोल्ड करंट, ठीक है। अगर मैं वार्म करंट की बात करूँ, देखो वार्म करंट क्या होती है ना, अभी कभी अब आपसे पूछो कि वाई करंट्स आर फॉर्म, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं वाई, और मतलब कि कैसे करंट्स फॉर्म होती है, चलो ये तो सभी को पता है कि करंट्स है, ठीक है।
बाय व्हाट प्रोसेस? करंट फॉर्म। करंट फॉर्म कैसे होती है? ठीक है, तो देखो इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं। ठीक है, पहला तो प्रेशर आपका जो होगा वो यही होगा कि आपकी जो सन का जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, एक्सेसिव हीट किसी जगह देगा। देखो, अगर मैं अपनी ये अर्थ की बात करूँ, ठीक है, ये अर्थ की बात करूँ, तो जो सन की जो मेन रे होती है ना, वो इतने पार्ट में पड़ती है, इतने पार्ट में, इक्वेटर से लेकर यहाँ तक पड़ती है मेन पार्ट। तो यहाँ पे जो वाटर होगा, आप खुद सोच के बताओ क्या होगा। यहाँ पे वो जो वाटर आएगा वो होगा आपका वार्म। ठीक है, और जो ऊपर जो आपका पोल के ओर में जो ये पोल होते हैं, ये आपका इक्वेटर होता है। ठीक है, तो ये जो पोल के ओर जो होगा ये क्या होगा? ठंडा होगा। तो हमेशा याद रखना, जो गर्म पानी होगा ना, तो वो इक्वेटर से पोल की ओर मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, ऐसे करके ऐसे मूव करेगा, ऐसे करके ऐसे मूव करेगा। हाँ, पर जो आपका कोल्ड वाटर होगा, जो मैं आपका ठंडा पानी होगा, वो कहाँ से मूव करेगा? वो ऊपर से आएगा नीचे, मतलब पोल से इक्वेटर की ओर मूव करेगा वो। ठीक है, ये होगा। इसमें आपका कोलोसिस फोर्स भी काम करती है। कोलोसिस फोर्स, ये क्या होती है? कोलोसिस फोर्स एक मतलब जो ये पूरा प्रॉपर प्रेशर बनाने में काम करती है। ठीक है, और जो आप ध्यान से समझ रहे हैं, ये इक्वेटर में जीरो होती है, बट वो पोल पे क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और अब आपके मन में ये भी सवाल होगा, भैया अब आपने इतनी चीज़ें बता दी तो एक चीज़ और सुन लो। भाई ये देखो, जब भी याद रखना, कभी भी जैसे कोल्ड करंट, ये आपकी वार्म करंट हो गई, हाँ, और ये आपकी होगी कोल्ड करंट, ये ब्लू वाली कोल्ड करंट होगी, तो जिस प्लेस में ये दोनों आकर मिलेंगे ना, वो जो जोन होगा ना, वो फिशिंग के लिए एकदम बेस्ट जोन होगा। मतलब मान के चलो एकदम, भाई फिशिंग के लिए तो ऐसा जोन है। बट उस शिप्स के लिए एकदम, मतलब ऐसे बोलोगे ना आप, नर्क का द्वार होगा। शिप्स के लिए क्या होगा? एक नर्क का द्वार होगा। पता है क्यों? क्योंकि जब भी आपकी एक देखना, आपको भी वार्म और एक कोल्ड करंट को, अब जैसे एक मतलब मान के चलो गर्म पानी लेना है एक बाल्टी, और एक बाल्टी ठंडा पानी लेना। आप जब ठंडे पानी में गर्म पानी डालते हो तो क्या होता है? एक पूरा एक धुआं जैसा निकलता है। तो वही वहाँ पे क्या होती है? एक पूरी प्रॉपर फॉग जैसी सिचुएशन बन जाती है। किसकी जैसी? फॉग जैसी सिचुएशन बन जाएगी। तो आपको वहाँ डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम कुछ और बात करें, तो यहाँ पे ग्रेविटी की भी काम लगती है। ऐसे बात नहीं कि सब चीज़ें हम यही कर लेंगे, पर वहाँ पे ग्रेविटी की भी काम लगती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, जैसे अब मैंने बताया था कि कोल्ड करंट होती है, कुछ वार्म करंट होती है। तो मैं आज आपको पहले, देखो मैं कोल्ड करंट आप सीख लो, अगर उसके अलावा है तो अब वार्म करंट होंगी, तो हम लोग सीधा किसकी बात करेंगे आज? कोल्ड करंट की बात करेंगे। तो देखो, हाँ, हम कैसे याद रखेंगे इसको? लेंगे, बीपी कंपनी ने गोल्फ का वर्ल्ड कप कैलिफोर्निया में जीता। बीपी कंपनी ने गोल्फ का वर्ल्ड कप कहाँ जीता? कैलिफोर्निया में जीता। देखो, तो बी से कौन सी होगी आपकी? बेंगुला। अभी मैं आपको मैप के थ्रू भी दिखा दूंगा। बेंगुला हो गया। पी से पेरू हो गया। ठीक है, और जी से आपके देखो गल्फ स्ट्रीम वाला नहीं, ग्रीनलैंड होगा। ठीक है, और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये रहा जैसे आपकी ग्रीनलैंड, तो ये क्या होगी? ऊपर से, पर जो आपकी गल्फ स्ट्रीम होगी ना, वो क्या होगी? आपकी गर्म होगी। ठीक है, और यहाँ से फिर आपका क्या? ओरिसियो आ गया, ये रही। ठीक है, ये देखो, मैं चाहे बोल रहा हूँ ना, साथ साथ दिखाता हुआ भी चलूंगा। ओरिसियो ये आ गया। ठीक है, एल से लेब्राडोर आ गया आपका, लेब्राडोर आ गया। फोकलैंड आ गया, फोकलैंड आ गया इधर पे। ठीक है, और देखो डब्ल्यू से आ गया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, सी, सी से क्या हो? कैनरिया, कैनरी आ गई आपका, कैनरी करंट। ठीक है, और सी, कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया करंट। ठीक है, तो बीपी कंपनी ने गोल्फ का वर्ल्ड कप कैलिफोर्निया में जीता। देखो ये सब आपकी मेन कौन सी है? ये सब आपकी कोल्ड करंट है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप अब यहाँ पे देख के पहचान लोगे। ठीक है, देखो मैंने लेब्राडोर लिखवाया, ठीक है, मैंने कैलिफोर्निया करंट लिखवाया। ठीक है, मैंने ग्रीनलैंड वाला भी लिखवा दिया, ओसीओ लिखवा दिया। ठीक है, कैनरिया लिखा दिया। ठीक है, जो आपका देखो इधर बेंगुला ये हो गया, देखो बेंगोला ये हो गया, पेरू ये हो गया। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ये हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके क्या? कोल्ड करंट। और जो बच गए वो कौन से हो जाएंगे आपकी? जो वो वार्म करंट हो जाएंगे। बस इतना है क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट? वार्म करंट कौन सा? देखो मैं ठंडे के बारे में बता दिया, लेब्राडोर मैंने बताया था, बिल्कुल बताया था, ये तो ठंडी करंट हो गई। फोकलैंड बताया था मैंने, ये भी बताया था। कैनरिया बताया था, ये भी बताया था। मतलब डी हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, और भाई शायद ही इसके अलावा क्वेश्चन बने, क्योंकि मैंने इतनी चीज़ें बोली। और एक चीज़ और सुन लो, चलो इतना सुन रहे हो ना, तो कभी भी जैसे वार्म करंट, ठीक है, जैसे जो यहाँ का सबसे बड़ा डेजर्ट होता है ना, ये जो सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है यहाँ पे, वो क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि यहाँ से जो ठंडी करंटें आ रही हैं, देखो कभी भी देखना जहाँ पे डेजर्ट फॉर्म होते हैं ना, आटाकामा डेजर्ट जैसे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पे ठंडी करंट्स का है,
कभी भी जो ठंडी करंट्स होती है ना, एक प्रॉपर वो प्रेशर अपने अंदर, ऐसे नहीं होती कि वो प्रॉपर हवा को पास होने देंगे, वो एक प्रेशर टाइप बना लेती है, और जो बाकी जो जगह बच जाती है ना, वहाँ पे इतनी जल्दी हवा नहीं पहुँच पाती है, इसीलिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। समझ गए ना मेरी बात? चलिए हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि हमें बोला है कि मैच दी फॉलोइंग, इसमें हमें दिया भारत के राज्य, ठीक है, स्टेट्स ऑफ इंडिया, और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? थोड़ा बेटा है, ठीक है। मतलब फर्स्ट का हो जाएगा 4, ठीक है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, ठीक है। नागालैंड की सबसे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी शिखर कौन सी है? अपनी धूपगढ़ है। और इसकी कौन सी नागालैंड की है? अपनी साबरमती। तो क्या हो जाएगा? 4-3-2-1, 4-3-2-1, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ थोड़ी बातें हो गई कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन से स्टेट्स की है, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। आप मेरे को पहले यूपी की बता दो कौन सी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। आप मुझे उड़ीसा की बता दो कौन सी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। आप मुझे यूके की बता दो, यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड की बता दो, ठीक है। आप मुझे महाराष्ट्र की बता दो, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई रख ले क्या? चलो इतना ही रखो अभी, ठीक है। महाराष्ट्र तक 4 ही अभी देखते हैं इनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो इनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? अगर मैं यूपी की बात करूँ तो अमसोद है, अमसोद है यूपी की हाईएस्ट पीक, ठीक है। उड़ीसा की है देवोमलाई, हाईएस्ट पीक देव वहाँ की है। उत्तराखंड की कौन सी है? नंदा देवी है। और आपकी साउदर्न की तो आपको पता है ना कि वो नल्ला मलाई, ठीक है। पूरा टोटल अगर पूछे तो नल्ला मलाई टोटल हाईएस्ट पीक है वहाँ की, ठीक है। और महाराष्ट्र की कौन सी है ये बताओ मुझे? कलसुबाई है। कलसुबाई कहाँ की है? महाराष्ट्र की होगी, ठीक है। तो हम सोच कहाँ यूपी की होगी? उड़ीसा की कौन? देवमलाई होगी। यूपी की अपनी नंदा देवी होगी। महाराष्ट्र की अपनी कलसुबाई होगी। देखो, ये वाली है, ये उड़ीसा वाली पीक है, देवमलाई, ठीक है। और अपनी नंदा देवी ये है, ठीक है, ये नंदा देवी है, होपफुली पेन दिख रहा होगा, ठीक है। और जो ये वाली है ये अमसोद है, मतलब ये यूपी वाली है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पीक्स है, कहाँ पे पाई जाती है? ये इंडिया की हैं, जो कि अलग अलग स्टेट्स में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी करंट सेंसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? तो कौन सी स्टेट का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, ये आपको अभी बताना है, ठीक है। तो कौन सी स्टेट का है? तमिलनाडु का है, केरला का है, हिमाचल प्रदेश का है, कि हरियाणा का है? तो वो है केरला का है। कितना है? 1084। देखो, अब पहले बात ये आती है कि सेक्स रेशियो का मतलब होता क्या है यहाँ पे। देखो, सेक्स रेशियो का मतलब ये होता है कि टोटल, देखो, 100 मेल पे 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स है, ठीक है। हाउ मैनी फीमेल्स, इसका ये मतलब होता है, हाउ मैनी फीमेल्स। तो 100 मेल पे कितनी फीमेल्स है, मतलब जैसे मान के चलो कि किसी के 100 1000 लड़के हो रहे हैं, तो 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां और पैदा हो रही है 1000 की जगह, ठीक है। तो वो केरला का क्या है? सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और चलिए, अब इसके आगे बात हो ही गई है तो इसके बारे में छेड़ देते हैं कुछ और चीज़ें, ठीक है। कि सेक्स रेशियो की बात करते हैं कि जो टॉप 4 हाईएस्ट स्टेट सेक्स रेशियो की बात करें तो टॉप 4 हाईएस्ट स्टेट्स कौन से हैं? सबसे पहले में आता है केरला, जैसे अभी मैंने देखा। केरला में कितना है? देखो, मैं के से लिख रहा हूँ, आप समझ आइएगा इधर पे, ठीक है। के से लिख रहा हूँ, केरला है। मैं बोल रहा हूँ ना, 1084 है, ठीक है। मतलब कि 100 मेल पे कितनी लड़कियां हैं? 1084 है। सिमिलरली अगर मैं फिर दूसरे नंबर पर बात करूँ तो पौंडुचेरी है, पौंडुचेरी, उस पर कितने हैं? 1037, ठीक है। फिर बात करूँ तो वो आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु में कितना है? 996। पहले अगर बात करूँ तो ये 993 था, ठीक है। अब कितनी है? 996 है, ठीक है। और उसके बाद अपनी फिर आती है अपनी छत्तीसगढ़ आती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितना है? छत्तीसगढ़ में 993, ठीक है। पहले अभी ये था 987 था, मतलब 2001 के सेंसस के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। अब ये 2001 की सेंसस की बात मैंने इधर छेड़ दिया तो एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, कि जो सेक्स रेशियो है ये कौन सी, अगर मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया का सेक्स रेशियो, अगर मैं 2011 से सेंसस की बात करूँ, 2001 में एक सेंसस हुआ था और 1951 में एक सेंसस हुआ था, तो ये 3 सेंसस कंडक्ट किए थे। इसके हिसाब से अलग अलग सेक्स रेशियोज निकाले गए थे, जिनके थ्रू अब मैं आपको बताता हूँ। 2011 में जो सेक्स रेशियो था वो 946 है, जो कि अभी इस बार वाला जो अभी तक चल रहा है वो, ठीक है। और इससे जो जो पहले था वो आपका 99, सॉरी, ये था 943 था, हाँ, इस बार वाला 943। और ये था 933 अपना 2001 वाला। और 946 था आपका 1951 वाला। बस आप देखोगे 1951 में ज़्यादा सेक्स रेशियो था एज कम्पेयर टू
2001 के बाद तो ऐसे बढ़ गया, बट उससे पहले कम था, क्योंकि तब क्या होता है, ये प्रथा आ गई थी ना कि लड़कियों का पैदा होना भाई शुभ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ठीक है, कोई काम नहीं आएंगी। तो इस मेंटेलिटी के चक्कर में तब देखोगे तो इसी बीच में ये पीरियड था, और तभी ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली ज़्यादातर। कोई लड़की नहीं चाहता था, इसीलिए ये सब देखने को मिला था कि इतनी लड़कियों की जनसंख्या कम हो गई थी, लोग कितना कम आ गए थे तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सिडबी हैज़ बीन स्टैब्लिश, किस चीज़ के लिए इस्टेब्लिश हुआ है? टू प्रोवाइड फाइनेंस टू कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए हुआ है, टू प्रोवाइड फाइनेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, टू प्रोवाइड फाइनेंस टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री के हुआ है, कि टू प्रोवाइड फाइनेंस टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये किसके लिए हुआ है? ये प्रोवाइड करने के लिए हुआ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, इतना भी आपको ध्यान से रख के चलना है। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये बताओ। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं सिडबी की बात करूँ तो सिडबी का अगर मैं हेडक्वार्टर पूछूँ तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे वो है भैया लखनऊ में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। ठीक है, 1990। देखो इसका मेन एक्ट 1989 में आया था, बट 1990 से क्या हुई है, इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। ठीक है, अब इतनी चीज़ें हो गई तो आज सारे चलो बैंक को ही निपटा देते हैं। ठीक है, जितने बैंक है, चलो अगर मैं पहले पूछ, देखो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, पंजाब नेशनल बैंक की स्टार्टिंग कब हुई थी? पहले मेरे को इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ठीक है, अब इसके बाद मैं पूछूँ आपको एक्सिस बैंक की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ठीक है, और मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना कब हुई थी? नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, नबार्ड भी जो गाँवों के लिए बोलता है। ठीक है, नबार्ड की स्थापना आप मुझे बता दो, और मेरे को आप बता दो अब आईसीआईसी बैंक की, एचआरडीएफ बैंक की। ठीक है, यस बैंक की मुझे कोई बता दो। ठीक है, आई बी, जैसे मैं कहा, ये इसकी स्थापना मुझे कोई बता दो। ठीक है, देखो सारे बैंक ही बोल दिया ना, तो बताऊंगा तो सारे बैंक ही का बताऊंगा एक साथ। देखो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी, वो हुई थी आपकी 1893 में। एक्सिस बैंक की आपकी हुई थी, ये ये हुई थी 1993 में। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना हुई थी, ये आपकी हुई थी 1982 में। सिमिलरली जो नबार्ड की स्थापना हुई थी वो भी 1982 में हुई थी। आईसीआईसी बैंक की 1994 में हुई थी। एच डी आर एफ सी बैंक की, एच डी आर एफ सी बैंक, ठीक है, एच डी आर, ठीक है इधर एच डी एफ सी बैंक यार, एच डी एफ सी बैंक की। ठीक है, वो भी कितने हुई थी? 1994 में हुई थी। यस बैंक की आपकी स्थापना 2004 में हुई थी। ठीक है, आईडीबी बैंक की स्थापना भी कितनी हुई थी? 2004 में हुई थी। अगर मैं लास्ट क्लास की बताऊँ तो मैंने एडीबी बैंक बताया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। बस खत्म, खुश। भाई देख लो, कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए एक भी चीज़। ठीक है, देख लो कितना डीप मैंने कितने सारे नाम लिखवा दिया। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अंडर दी दिल्ली सल्तनत रिलीजियस टैक्स वाज बीन इम्पोज्ड और दी वर्दी और दी रिच मुस्लिम्स इन इंडिया। देखिए अभी रिसेंटली आया था, तो कौन से टैक्स से होता था? वो होता था आपका ज़कात टैक्स। ठीक है, और ये कौन से किसके टाइम पे होता था? ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हो रहा था। अगर आप ध्यान से याद करो तो कल मैंने आपको स्लेव डायनेस्टी के बारे में बताया था। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के बना हुआ है उसी। देखो खिलजी कब से था? 1290 से लेकर था ये 1316 तक। ठीक है, और पहले इसने बेसिकली तीन टाइप के टैक्स चलाए थे। एक घराई टैक्स चलाया था इसने, यहाँ पे बता देता हूँ आराम से। ठीक है, इसने डिफरेंट डिफरेंट टैक्स चलाए थे। यहाँ लिख देते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने चलाए थे। ठीक है, कौन से अलग अलग प्रकार के इसने टैक्स चलाए थे? तो एक था गहराई टैक्स। गहराई टैक्स का मतलब ये था कि जो भी आपका कोई भी हाउस, इसको बोला जाता था हाउस टैक्स। ठीक है, हाउस टैक्स हो गया पहला टैक्स की बात, तो मैंने ये कर दी। फिर चराई टैक्स, चराई का मतलब क्या होता था? देखो चराई का मतलब आप क्या याद सकते, कोई चराने से, है ना, हिंदी में कैसे बोलेंगे चराई? तो जो भी आपको गिलास लैंड में, ठीक है, ग्लास लैंड में जो कि जब आप कोई किसी भी एनिमल को चराने जाते हो तो उस पर आपको 50% का अलग से क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ये था एक टैक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये खराज टैक्स था। जो खराज टैक्स का मतलब ये था कि जो भी आपके प्रीजेंट्स काम कर रहे हैं उन पे ये अलग से टैक्स थोपा जाता था। ठीक है, बेसिकली यही सब टैक्स थे। ठीक है, और जकात टैक्स था, ये कौन सी चीज़ के लिए था? ये रिलीजियस के लिए था, रिलीजियस टैक्स था। किसके टाइम पे? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रख के चलनी है। ठीक, who among the following was the Delhi? Who among the following is the Sultanate framed a series of regulation to weaken the power of nobles? किस
कौन से ऐसे दिल्ली सल्तनत शायद वहाँ पे पूरा लिखा होना चाहिए था, पर किस सल्तनत, क्यों मैं बता भी देता हूँ कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन था जिसने अपनी पूरी पावर झोंकी कि वो वीक कर सके नॉबल्स को। देखो बेसिकली क्या था कि पहले एक सिस्टम, एकता सिस्टम चलता था। तो एकता सिस्टम के अंदर बात क्या थी ना, कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जैसे नोबल्स हो गए, टीचर्स हो गए, कोई मिलिट्री ऑफिसर्स हो गए, और अलग जैसे लोकल पीपल हो गए, ग्रुप ऑफ पीपल्स हो गए, तो उन्हें एक जगह एक प्रॉपर एक स्टेट दे दिया जाता था और वहाँ पे उन्हें काम करने को दिया जाता कि आप ये काम करो। मैं बताता हूँ अभी चीज़ कौन सी थी। तो ये किसके टाइम पे था? ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से थोड़ी चीज़ें मैं और आपको बताता हूँ इनके बारे में। ठीक है। इल्तुतमिश की मौत कब हुई थी? वो हुई थी आपको, कल ही मैंने आपको बताया था, वो हुई थी 1235 में। इनके बाद इसकी बेटी आ गई थी, कौन आ गई थी? रजिया सुल्तान, जो हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था। रजिया सुल्तान की अगर मैं बात करूँ तो रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान जब थी, ये पहली और ओनली फीमेल लीडर थी जिसने 1236 से लेकर 1240 तक इंडिया में क्या किया था? राज किया था। बलबन का टाइम पीरियड पूछो तो ये मतलब कब ये हट गया था? जस्ट अलाउद्दीन खिलजी से पहले ये हट गए थे। तो इनका कब से? 1870 तक इसके इनका टाइम पीरियड था। ठीक है। क्लियर है? अब देखो, अब बात करते हैं आगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर रहे थे ना। अब खिलजी के बारे में बात करते हैं। खिलजी के टाइम पे असल में चीज़ें हुई क्या। ठीक है। इनका पहले टाइम पीरियड लिख दूँ तो मैं 1296 से लेकर 1316 तक आपको याद रख के चलना है। ठीक। तो देखो, इन्होंने क्या किया था ना, डिमोलिश किया था इन्होंने, या फिर हटा दिया था। इन्होंने हटा दिया था अपना एकता सिस्टम को। एकता सिस्टम। देखो अब मैं बेसिकली थोड़ा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी ना। एकता सिस्टम क्या था ना, कि आपको एक प्रॉपर कोई एक लैंड दिया जाता था। ठीक है। एक लैंड एलोकेट कर दिया जाता था, एलोकेशन। ठीक है। आपको एक एलोकेशन कर दिया जाता था लैंड का। जब भी आपको इस लैंड को एलोकेशन कर दिया जाता था तो वहाँ पे जो भी नॉबल्स थे, ठीक है, जो भी वहाँ पे मिलिट्री के बंदे थे, ठीक है, आर्मी पर्सनल्स आप बोल सकते हो, ठीक है, और नॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल थे, ग्रुप ऑफ पीपल की टीम थी, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल। तो उन्हें क्या बोल दिया जाता था ना, कि यहाँ पे आपको जो भी लोग उस पूरे एरिया के अंदर आते थे, आपको उनसे क्या करना है? रिवेन्यू कनेक्ट करना है, कि भाई आप हमको पैसा दो और उसके बदले आपको हम लोग क्या देंगे? मिलिट्री सर्विस देंगे। मिलिट्री सर्विस मतलब क्या? उनको एक सुरक्षा का कवच देंगे। ठीक है। तो एकता सिस्टम में पहले क्या चीज़ें थी जो डिमोलिश करने का मतलब क्या हुआ, कि खिलजी के टाइम पे ये सिस्टम को पूरी तरह से हटा दिया गया था, कि इसको पूरी तरह से क्या किया जाए? हटा दिया जाए। ठीक है। और तो उसमें क्या देख रहे हो ना आप, यहाँ पे नॉबल्स हो गए, आपके ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, मिलिट्री सर्विस, इन सबको क्या हो रहा था? फायदा हो रहा था क्योंकि रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। तो उसी को हटाने का काम किसने किया था? खिलजी ने किया था। उसने एलोकेशन कर दिया लैंड को, ये सब चीज़ समझ गए। तो इसीलिए बताए उसने यहाँ पे एक चीज़ और की थी, आप ध्यान से देखना। उसने एक चीज़ यहाँ पे और की, उसने क्या किया ना, कि उसने कर दिया आपका स्टार्ट ऑफ स्पाई सिस्टम। स्टार्ट ऑफ स्पाई सिस्टम, देखो एकदम कहानी की तरफ चल रहा है। स्पाई सिस्टम का मतलब क्या था, कि एक प्रॉपर आपको एक निगाह रखनी है किस पे? नॉबल्स पे, कि भाई ये कुछ खपलेबाजी तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जैसे अब एक ही इसमें और आप याद कर सकते हो, मेरे को अभी जस्ट याद है, इसमें एक जीजिया टैक्स था। ठीक है, जीजिया टैक्स। और ये बस था ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स। किसके लिए? ओनली फॉर द नॉन मुस्लिम्स। जीजिया टैक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मेन तो इसका कुछ दिन ऐबक के से ही स्टार्ट हुई थी, ये याद रखना। बट इसको कंटिन्यू भी अपना किया था खिलजी ने। ठीक है। फिर खिलजी की यहाँ तक हमने बात की। फिर इसके बाद क्या हुआ? नॉवेल्स की बात हुई। ठीक है। और यहीं से इसने क्या किया था ना, स्टार्ट कैश पेमेंट। देखो पहले क्या होता था ना, कि पेमेंट नहीं दी जाती थी। जो भी सैनिक जैसे वहाँ पे अगर आपको वॉर में लड़ रहे तो उनको पेमेंट नहीं दी जाएगी, तो इसने क्या कर दिया था? यहाँ से स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट गिविंग पेमेंट्स, स्टार्ट गिविंग पेमेंट टू आर्मी पर्सनल्स, जो मिलिट्री में थे तब, जो उनके लिए काम करते थे ना मिलिट्री पर्सनल्स को, क्या आप पहले क्या करते थे? एक ज़मीन दे देते थे कि आपकी एक प्रॉपर ज़मीन है, तब आप यहाँ पे आकर रह सकते हो। पर उन तब से उन्हें क्या कर दिया गया? एक उनको प्रॉपर एक पेंशन देने लगी। ठीक है। पेमेंट मिलने लगा, कैश पेमेंट, सॉरी यहाँ पे लिखते हो कैश पेमेंट, कैश पेमेंट मिलने लग गया उन्हें। ठीक है। बात समझ गए? तो देखो इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन। एन एलवाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल होता है? ये तो सभी को पता है कि ये एक सॉलिड सोल्यूशन होता है। ठीक है। इसके अंदर अब कुछ और पढ़ ले आज। पढ़ते हैं कि ब्रास का कैसे बनता है। ब्रास कैसे बनता है? वो बनता है आपका सी यू प्लस जेड एन से। सी यू का ऑलमोस्ट आप 78 मान के चलो, इसका 22 मान के चलो। उसके बाद आपका
इसके बाद ब्रॉन्ज का पढ़ते हैं। ब्रॉन्ज में क्या होता है, ब्रॉन्ज कैसे बनता है, वो बनता है आपका सी यू प्लस पी बी, सी यू प्लस एस एन से बनता है वो, ठीक है। आपका सोल्जर का भी ऐसे ही बनता है। वो कैसे बनता है, वो बनता है आपका पी वी प्लस में एस एन से बनता है वो, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जिससे ब्रास इससे बनता है, ब्रोंज इससे बनता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स यहाँ से बन के आती है, ठीक है। इनके परसेंटेज आप मेरे को कमेंट में बताइए, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन किसके बीच में होता है, न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनीज के बीच में होता है, फैट्स एंड टिश्यूज के बीच में होता है, नर्व्स एंड सेल्स के बीच में होता है, कि न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। तो न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, जो आप देखोगे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अभी तो हम कंटिन्यू करेंगे बायो में, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि वो दिखता कैसे, उसके अंदर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को ज़्यादा भी वो नहीं कर रहा हूँ, खींच नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया आफ्टर K2। K2 के बाद, देखो K2 का और क्या नाम है, गॉर्डन ऑस्टेन, गॉर्डन ऑस्टेन, ठीक है। इसका अलग से नाम है, ठीक है। और अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो ये है 8611 मीटर ऐसे करके, 8000, हाँ इतना ही है, ठीक है। और के बाद है नंदा देवी है, अपने कंचनगंगा है। फिर K2 के बाद कौन सी है, कंचनगंगा है, ठीक है। और इसका अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो 8,000 अप्रोक्स मान के चलो, हाँ 8,596 मीटर पे, ठीक है। ये है, बात समझ गए ना। तो पहले पे कौन सा होगा, अगर मेरे को ये बताओ। तो K2 पहले पे हो गया। और अगर मैं पूछूं आपका वर्ल्ड का, अगर मैं आपसे बात करूं पहले, तो वर्ल्ड का कौन सा है, वो है आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर, ठीक है। ये वर्ल्ड का है, ठीक है। और ये कहाँ पे, नेपाल में, सागर माथा, ठीक है, इसको बोला जाता है वहां पे, ठीक है। और नंदा देवी की तो मैंने बात बता दी। नंदा देवी अभी अगर रिकॉल थोड़ा करें तो कहाँ की हाई स्पीक थी, अपनी यूके की हाई स्पीक थी, ठीक है। ये होगा। अब आता है विच वन ऑफ द फॉलो विच वॉज हु वाज द, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, हु वाज द चीफ गेस्ट एट इंडियन 76 रिपब्लिक डे। तो कौन थे, जो विंडो थे, ठीक है। भाई देखो नाम समझ जाना, ठीक है। वो थे जो, आप याद करो, इंडोनेशिया से आए थे वो, ठीक है। मोटे से थे थोड़ा, वो चाइनीज जैसे दिख रहे थे। तो इंडोनेशिया से है, तो उनका क्या था, प्रोबो सुबांतिनो, ठीक है, ये था उनका नाम, ठीक है। प्रोबांतियो सुबांतिनो, देखो करंट अफेयर भी कवर हो रहा है भाई साथ ही साथ, ठीक है। तो कौन से, प्रोबो सुबांतियो थे, ठीक है। और वो आए थे कब, जो अभी रिसेंटली आया था, और इंडोनेशिया के साथ आया था, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो ना, तो अपनी इंडोनेशिया के साथ इतने अच्छे संबंध रहे ना, जो हमने पहला रिपब्लिक डे भी बनाया था ना, तो उसमें भी इंडोनेशिया के संपर्क की, ठीक है, वो भी वहीं के थे, ठीक है। वो भी 1951 में आए थे। फिर 1952 53 से लेकर 1957 से हमने कोई रिपब्लिक डे में किसी को गेस्ट इनवाइट नहीं किया था, ठीक है। पर जो पहले थे वो भी देखो, आप ध्यान से देखो, तो वो भी इंडोनेशिया से आए थे भाई। तो कितने अपने आप प्रॉपर अच्छे रिलेशन है, ठीक है। तो देखो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में जरूर बताइए। देखो भाई प्रॉपर मेहनत हो रही है, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, अच्छे से इसको पढ़ते हुए चलना है। बार बार आप कंटिन्यूस रिवीजन करेंगे मेरे साथ, हम संडे को टेस्ट भी किया करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो एक बार कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा कैसी वीडियो लगी, ठीक है। तब तक के लिए चलो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।